नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा और मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। जिन प्रमुख खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है अगले 1 घंटे वो रहने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी दौरे से जुड़ी हुई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सऊदी के लिए उड़ान भरेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी के जेद्दा जा रहे हैं, जहां सामरिक रणनीतिक भागीदारी को किस तरीके से दोनों देशों में एक नई ऊंचाई मिले, इसका फोकस रहने वाला है। साथ ही साथ क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी का एजेंडा रहने वाला है, ये आपको बताएंगे अगले 1 घंटे। साथ ही साथ नजर रहने वाली है एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ी हुई जेपीसी की बैठक आज होने वाली है। किन मुद्दों पर आज जेपीसी की इस बैठक में बातचीत हो सकती है, इसके अलावा क्या बंगाल में लगने वाला है राष्ट्रपति शासन, सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाली एक महत्वपूर्ण याचिका है उस पर। इसके साथ खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से, साथ ही खेल की खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। इसके साथ होने वाली अखबारों की सुर्खियां बताएंगे आपको, मौसम का हाल भी। नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं सुबह की मुख्य सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने की द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा। ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। सऊदी अरब की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान, द्विपक्षीय निवेश संधि पर काम कर रहे हैं दोनों देश। सऊदी अरब को बताया भारत का सबसे मूल्यवान साझेदार, भरोसेमंद मित्र और रणनीतिक सहयोगी। एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक नई दिल्ली में आज। जाने माने कानून विशेषज्ञों के विचार सुनेगी समिति। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से हो रही हिंसक घटनाओं के बाद राष्ट्रपति शासन की मांग तेज, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और हृदय गति रुकने से हुआ पोप फ्रांसिस का निधन। भारत में आज और कल के अलावा अंतिम संस्कार के दिन राजकीय शोक, आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। और खबरें अब विस्तार से। भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा, व्यापार और दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही है। दरअसल अमेरिकी के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिन की भारत के दौरे पर हैं। कल पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वेंस की द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात हुई। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी समेत अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में सहमति जताई। देखते हैं खास रिपोर्ट। 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। पीएम मोदी ने खुद वेंस दंपत्ति का स्वागत किया। जेडी वेंस के साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। पीएम ने सबकी अगवानी की। इस दौरान पीएम वेंस के बच्चों के साथ तुलार भी करते दिखे। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने दोनों देशों के लोगों के कल्याण पर केंद्रित पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया। साथ ही ऊर्जा, रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकियों और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयासों को भी रेखांकित किया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। साथ ही संवाद और कूटनीति के सहारे आगे बढ़ने पर बल दिया। बातचीत के दौरान पीएम ने अपने सफल अमेरिकी दौरे को याद किया। पीएम ने राष्ट्रपति ट्रंप के लिए शुभकामनाएं भेजी और इसी वर्ष उनके भारत दौरे को लेकर उत्सुकता व्यक्त की। इससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का नई दिल्ली पहुंचने पर पालम हवाई अड्डे पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनकी अगवानी की। वेंस के तीनों बच्चे भारतीय परिधानों में दिखाई दिए। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जेडी वेंस और उनके परिवार का स्वागत किया। पालम एयरपोर्ट पर वेंस का स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ उनकी पत्नी उषा वेंस, उनके बच्चे और अमेरिकी प्रशासन के अन्य वरिष्ठ सदस्य भी आए हैं। अमेरिका की जो दिलचस्पी है भारत में, और जो भारत के साथ अमेरिका और भारत के बीच में जो मुद्दे हैं सामरिक या व्यापार को लेकर के, मेरे ख्याल उस पर एक जो सहमति है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए। क्या कोई बड़े फैसले अनाउंस होंगे? शायद नहीं अभी, लेकिन मेरे ख्याल जो एक डायलॉग का प्रोसेस चल रहा है उसको हम और उसको पुश फॉरवर्ड कर पाएंगे।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ये पहली भारत यात्रा है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत सहित लगभग 60 देशों के खिलाफ व्यापक टैरिफ व्यवस्था लागू करने और फिर उसे रोकने के हफ्तों बाद हो रही है। वेंस इटली के दौरे के बाद भारत पहुंचे हैं। अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये जेडी वेंस का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी दौरे से जुड़ी खबर के साथ। आज से 2 दिन की सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब से थोड़ी देर बाद पीएम जेद्दा के लिए रवाना होंगे। वे क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। पीएम मोदी की ये तीसरी सऊदी अरब की यात्रा होगी। पीएम मोदी की सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जहां दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में समझौते होने की संभावना है। सुरक्षा, कारोबार, निवेश, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर दोनों नेताओं की विस्तार से बात हो सकती है। पीएम मोदी जेद्दा में एक फैक्ट्री का दौरा भी करेंगे तो भारतीय समुदाय से मुलाकात भी करेंगे। 2 दिवसीय यात्रा पर क्या रहेगा खास, देखिए सऊदी अरब के जेद्दा से संवाददाता नीरज सिंह की इस खास रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके अलावा निवेश, ऊर्जा और रक्षा ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर दोनों देश मिलकर समझौता कर सकते हैं। रक्षा उत्पादों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब ने भारत के रक्षा उत्पादों में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें कि सऊदी अरब और भारतीय थल सेना के बीच एक सैन्य अभ्यास भी हुआ है। इसके अलावा भारतीय नौसेना और सऊदी अरब की नौसेना के बीच भी 2 सैन्य अभ्यास हुए हैं और भारतीय नौ सैनिकों ने सऊदी अरब के नौसेना के जवानों को ट्रेंड भी किया है। तो इस लिहाज से हम देखें तो रक्षा को लेकर ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा सौर ऊर्जा और ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत और सऊदी अरब काफ़ी करीब हैं और उस पर भी दोनों देशों के बीच में समझौता हो सकता है। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा में जेद्दा में जो एक फैक्ट्री मौजूद है, खासतौर से डेट्स फैक्ट्री है, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री विजिट करेंगे। और आपको बता दें भारतीय ने सऊदी अरब के जेद्दा में खजूर प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है और जिसमें हजारों की संख्या में भारतीय वर्कर भी काम करते हैं। सऊदी अरब के जो कामगार हैं वो भी काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जो कामगार हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसको लेकर भारत के जो कामगार हैं जो खासतौर से जेद्दा में काम करते हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। तो दोनों देशों के लिए ये यात्रा मील का पत्थर होगी क्योंकि पिछले 8-10 सालों में भारत और सऊदी अरब एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आए। इसके साथ साथ ही पश्चिम एशिया में जिस तरह का तनाव और जिस तरह की चुनौतियां हैं उस पर भी दोनों मुल्कों के नेता मिलकर बात कर सकते हैं। कैमरामैन जयशंकर के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जेद्दा, सऊदी अरब। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेद्दा सऊदी अरब की यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और जेद्दा में भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए बेसब्री से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंच रहे हैं, जेद्दा पहुंचेंगे और जेद्दा में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आप देखें कि जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और ये छात्राएं हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लगातार प्रैक्टिस भी कर रही हैं। बेहतरीन गाने और डांस इन्होंने तैयार किया है। प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और आप उनके सामने डांस करेंगे, तो अभी कैसा लग रहा है आप लोगों को, मतलब पीएम के सामने आप लोग डांस करेंगे? हमें बहुत खुशी है कि हम पीएम मोदी के सामने, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। हम लोग इस बात के लिए बहुत खुश हैं और हमने इतनी मेहनत की है, हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाए।
अच्छा, दूसरा किस किस तरह के डांस की आप लोगों ने प्रैक्टिस किया? कितने डांस आपने प्रैक्टिस? बहुत तरह के डांस कर सकते हैं। फिलवक्त मोदी जी को दिखाने के लिए हमने डांडिया प्रिपेयर किया है, वो हम लोग अच्छे से करेंगे उनके सामने। आप कुछ कहना चाहेंगी? प्रधानमंत्री के सामने आप डांस करेंगी और मुझे लगता है कि ये बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को इस तरह का डांस करने के लिए, खासतौर से पीएम के सामने। Yeah, it's a very good opportunity to dance in front of the PM, and we are also lucky, and we will try to do our best. We will always do our best. अच्छा, आप लोग कहाँ से अलग-अलग कहाँ से आप लोग यहाँ पर आए हैं और किस किस जगह से आप लोग आए हैं? केरला से कुछ लोग हैं, महाराष्ट्र से कुछ लोग हैं, कर्नाटका से, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के जगहों से हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये आपने देखा कि बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रदर्शन करेंगे, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और गर्व भी इनको महसूस हो रहा है कि अपना डांस प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये लोग पेश करेंगे। और आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं तो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ की छात्र छात्राएं हैं, वो पहुँचते हैं। और ऐसे ही एक ग्रुप जिद्दा पहुँचेगा जो प्रधानमंत्री का स्वागत भारतीय डांस, भारतीय परंपरा और भारतीय वेशभूषा में जिद्दा में करेगा। कैमरामैन सौरभ के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जिद्दा, सऊदी अरब। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेद्दा पहुंचेंगे तो भारतीय संस्कृति की झलक जेद्दा वासियों को भी वहां देखने को मिलेगी। सऊदी अरब पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के साथ भारत के बढ़ते संबंधों की तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने अरब न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में ये कहा है कि सऊदी अरब एक विश्वसनीय मित्र और रणनीतिक सहयोगी है। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि हमारे साझेदारी की असीम संभावनाएं हैं। एक अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में हमारा बंधन स्थिरता का एक स्तंभ है। उन्होंने 2019 में रणनीतिक साझेदारी परिषद के गठन के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के साथ जिस तरीके से रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं उसकी तारीफ की है, उसकी सराहना की और साथ ही साथ उम्मीद जताई है कि जब वो सऊदी अरब के जेद्दा जाएंगे तो रिश्तों को एक नया आयाम मिलता हुआ नजर आएगा। ग्राउंड जीरो जेद्दा से इस समय हमारे संवाददाता नीरज सिंह मौजूद हैं। आइए नीरज से ताजा अपडेट ले लेते हैं। नीरज, फरवरी 2021 में नई दिल्ली के एक समारोह में जब सऊदी अरब के प्रिंस यहां आते हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री का कार्यकाल उन्होंने संभाला है तब से हम देख रहे हैं कि भारत और अरब देशों के बीच रिश्ते लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और इसी कड़ी में कुवैत के बाद अब सऊदी अरब का जेद्दा भी जुड़ रहा है। कुवैत गए थे तो 43 साल बाद किसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां यात्रा थी, आज 40 साल बाद यहां हो रही है। ऐसे में भारत और अरब देशों के बीच जिस तरीके से नजदीकी देखने को मिल रही है और नरेंद्र मोदी को एज अ प्रधानमंत्री नेता पसंद किया जा रहा है, क्या इसकी मुख्य वजह है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो नज़दीकियां हैं पिछले 10 सालों में आपको दिखाई दी हैं और आप देखें कि सऊदी अरब आज हमारा सबसे विश्वसनीय एक तरीके से दोस्त है और इसका सबूत इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है वो सऊदी सरकार ने दिया था। ये बताता है कि भारत और सऊदी अरब रिश्तों में कितने नज़दीक हैं। और आप देखें, बात सिर्फ सऊदी अरब की नहीं है, आप चाहे कुवैत की बात करें, यूएई की बात करें, कतर की बात करें, ये तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो आज भारत के बहुत नज़दीक हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भी भारत किसी बात को रखता है तो उसके समर्थन में ये तमाम जो मुल्क हैं वो खड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के अंतर्राष्ट्रीय जो विज़न है उसकी सराहना करते हैं। और आप देखें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर आ रहे हैं और ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्राउन प्रिंस ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था। और ये बिल्कुल सही बात है कि जब क्राउन प्रिंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई कहा था, तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री न केवल राजनयिक संबंधों को लेकर बल्कि व्यक्तिगत संबंधों को लेकर भी काफ़ी कह सकते हैं कि गर्मजोशी से दोनों मुल्कों के बीच में अपने संबंधों को बरकरार रखते हैं। और इसमें व्यक्तिगत संबंध अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये व्यक्तिगत ही संबंध है कि जब सूडान में संकट आया था तो ऑपरेशन कावेरी में सऊदी अरब ने भारतीय जो लोग थे वहाँ फंसे हुए थे उसे निकालने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ये बताता है कि व्यक्तिगत संबंध हमारे किस तरह के हैं। आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे कुछ देर के बाद जिद्दा शहर में, और निश्चित तौर पर भारत और सऊदी अरब के बीच में एक नई शुरुआत होगी और संबंधों में और ज़्यादा जो गहराई है वो देखने को मिलेगी। कई सारे इश्यूज़ हैं जिनकी अगर हम बात करें, चाहे हम ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, रक्षा क्षेत्र की बात करें, एक निवेश है। निवेश एक काफ़ी महत्वपूर्ण इशू है जिस पर दोनों देश बात कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आप देखें कि सऊदी अरब ने बड़ी संख्या में भारत में चाहे जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी हो उसमें निवेश कर रखा है। इसके अलावा निर्माण के तमाम क्षेत्र हैं, आधारभूत ढांचा है उसमें जो निवेश कर रखा है, आईटी सेक्टर है उसमें निवेश कर रखा है। तो बड़े पैमाने पर सऊदी अरब ने भारत के अंदर निवेश कर रखा है। तो ये यात्रा उस निवेश को और कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं उस दिशा में भी एक कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित होगी। रक्षा क्षेत्र में देखें कि पिछले कुछ एक सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच में एक बेहतर साझेदारी बनी है। दो नौसैनिक सैन्य अभ्यास होना ये अपने आप में बताता है कि भारत और सऊदी अरब रक्षा के क्षेत्र में कितने नज़दीक है। भारत के अंदर जो रक्षा उत्पाद हैं उसमें सऊदी अरब ने काफ़ी दिलचस्पी है वो दिखाई है। ये तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर बात होगी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत और सऊदी अरब के जो संबंध हैं आज एक ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर हैं, और इसमें व्यक्तिगत रूप से इन संबंधों को आगे ले जाने में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी भूमिका है। और प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे, इंडियन कम्युनिटी के लोग उनके स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार हैं। और इसके अलावा रॉयल पैलेस में प्रधानमंत्री का जो स्वागत है वो क्राउन प्रिंस करेंगे खुद, और उसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत और सऊदी अरब के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको लेकर जो दूसरी बैठक है वो होगी। और ना सिर्फ भारत और सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बल्कि पश्चिम एशिया में जिस तरह के तनाव, जिस तरह की चुनौतियाँ बनी हुई हैं, आप देखें कि चाहे रूस और यूक्रेन संकट हो, इसके अलावा आप देखें कि हमास और इजराइल के बीच में युद्ध की जो हालात हो, और ये तमाम जो इश्यूज़ हैं निश्चित तौर पर इनको लेकर दोनों मुल्कों के देशों के बीच में बातचीत हो सकती है। और जो राय सामने आएगी दुनिया के तमाम मुल्क उस पर निगाह लगा के रखे होंगे कि आखिर इन तमाम चीज़ों पर भारत और सऊदी अरब किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल नीरज, जिस तरीके से आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रहने वाली है और नया आयाम दोनों देशों के रिश्तों को मिलने वाला है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल इस्लाम के प्रति जो समाधान निकाला जाए उसके प्रति जो उनका सुरक्षा दृष्टिकोण रहा है, अरब देश उसको पसंद करते हुए आ रहे हैं। ऐसे में अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के जिद्दा वहाँ पहुँचेंगे तब एक सामरिक परिषद की एक बैठक भी होने वाली है, जो एक बैठक दूसरी बार अध्यक्षता दोनों देश करने वाले हैं। इस बैठक का मुख्य स्तंभ क्या होने वाला है? देखिए बिल्कुल दोनों देशों के बीच ये द्विपक्षीय या जो वार्ता है उसके साथ साथ ये बैठक भी होगी। और निश्चित तौर पर इस बैठक में जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि एक दूसरे के प्रति सामरिक किस तरीके से हम जो दृष्टिकोण है वो बेहतर कर सकें। और जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि लगातार पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से सैन्य अभ्यास हो रहे हैं, इसके अलावा आप देखें कि जो खाड़ी देशों में जो समुद्रिक रास्ते हैं उन पर किस तरीके से बेहतर समन्वय हो सकता है। इसके अलावा हिंद महासागर में दोनों देश किस तरीके से नेविगेशन के माध्यम से उस पर निगाह रख सकते हैं, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि दुनिया के तमाम मुल्क हैं जो विस्तारवादी नीतियां अपनाते हैं,
तो ये तमाम इश्यूज़ हैं जो इस बैठक में हो सकते हैं और रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में किस तरीके से दोनों देश नज़दीक आएँ। भारत के जो तमाम मेक इन इंडिया और भारत में जो बनने वाले रक्षा उत्पादों में जिस तरीके की दिलचस्पी सऊदी अरब ने दिखाई है, इस बैठक में वो इशू भी डिस्कस हो सकते हैं। तो दोनों देशों के लिए ये दूसरी जो सामरिक महत्व की जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई सारे विषय इसमें डिस्कस हो सकते हैं। भावना नीरज, तो दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन यहाँ रह सकती है, क्योंकि दोनों देशों को जब वो मिलेंगे तो आपसी हित के बारे में बात करेंगे और कैसे का वैश्विक जो अनिश्चितताएं बनी हुई हैं पश्चिम एशिया को लेकर और या फिर वैश्विक घटनाक्रम को लेकर, ये तमाम देश जो हैं वो बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल नीरज, ग्राउंड जीरो से ये ताज़ा अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे संवाददाता नीरज सिंह जेद्दा से हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सऊदी अरब हमारा विश्वसनीय मित्र है और सऊदी अरब के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जेद्दा यात्रा अपने आप में नए आयाम लाती हुई नजर आएगी। दोस्ती को एक नया परवान यहाँ मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी उस खबर की जिस पर सभी की नजर है। पश्चिम बंगाल में क्या लागू हो सकता है राष्ट्रपति शासन? आज सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई करने वाली है, बताएंगे आपको विस्तार से। देखते रहिए अपना सवेरा। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। हुलिया चेंज हुआ पर अंदर से वही हो। बदले हो लेकिन इतने भी नहीं बदले हो। हाई फाई होके भी भाषा सबकी बोलते हो। तिजोरी में नहीं लेकिन महफूज अब भी हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा की हालिया घटनाओं और लंबे समय से हो रही राजनीतिक हत्याओं के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट में दाखिल अर्जी में यह मांग की गई है कि आर्टिकल 355 के तहत राज्यपाल से राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी जाए। यह भी मांग की गई है कि हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली 3 जजों की कमेटी को दी जाए। राज्यों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अनुच्छेद 355 के तहत इस तरह की रिपोर्ट में राज्यपाल किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के चरमरा जाने की रिपोर्ट देते हैं तो यह अपने आप में राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बनता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई है। इस सुप्रीम सुनवाई में उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है।
जिसमें राष्ट्रपति शासन की मांग पश्चिम बंगाल में की गई है। अनुच्छेद 355 का हवाला दिया गया है इस याचिका में और इस याचिका की आज अहम सुनवाई होने वाली है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार में कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। ऐसा कहना इसलिए कही जा रही है क्योंकि हिंसक घटनाओं में राजनीतिक, सांप्रदायिक और चुनावी हिंसा शामिल है। साथ ही साथ बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि 13 जुलाई 2020 को और साथ ही साथ 4 अक्टूबर 2020 को उत्तर 24 परगना जिले में युवा बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की सरेआम हत्या की जाती है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2018 पंचायत चुनाव में 23 राजनीतिक हत्याएं होती हैं। इसके बाद बात की जा रही है 10 दिसंबर 2020 की, जहां कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्य प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला किया जाता है। उसके बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट वर्ष 2010 से 2019 के बीच पश्चिम बंगाल में 161 राजनीतिक हत्याएं होती हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से 2023 तक कुल 47 राजनीतिक हत्याएं, इसके साथ 38 दक्षिण बंगाल में हुई। फिर उसके बाद 2021 विधानसभा चुनाव के बाद से बड़े हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले। मार्च से लेकर अप्रैल 2023 में रामनवमी जुलूस के दौरान कई बार पत्थरबाजी, आगजनी और झड़पें देखी गई हैं। वहीं जून जुलाई 2023 में पंचायत चुनाव के नामांकन, साथ ही साथ मतदान के दौरान व्यापक हिंसा, 27 लोगों की मौत होती है। फिर 2025 यानी कि ये साल मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में जिस तरीके से हिंसा भड़कती है, उसके बाद 3 लोगों की मौत होती है। हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जाता है, हिंदुओं को वहां से निर्वासन किया जाता है, मंदिरों पर हमला किया जाता है, आगजनी होती है, लूटपाट होती है और ऐसे में हिंदुओं को अपना घर छोड़कर शरणार्थी बनकर राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो बीजेपी ये लगातार आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में जब से ममता बनर्जी की सरकार है, वो फैक्ट्स के जरिए ये बता रही है कि कानून व्यवस्था में लगातार बदहाली देखने को मिल रही है। कई ऐसी हत्याएं हुई हैं, आगजनी की घटनाएं हुई हैं। रामनवमी पे जुलूस के दौरान जिस तरीके से कई बार पश्चिम बंगाल के लोगों को निशाना बनाया गया और अब मुर्शिदाबाद में जिस तरीके की हिंसा घटी है, उसमें हिंदुओं को निशाना बनाकर, हिंदुओं को अपने घर से निकलवाकर शरणार्थी बनाकर राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। ऐसी हालत है मुर्शिदाबाद की। ऐसे में एक तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई होने वाली है। एक याचिका लगी है, उसमें यह मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। विकास सारथी हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता मौजूद है, तमाम जानकारियों के साथ विकास का रुख करेंगे। विकास, सुप्रीम कोर्ट ने कल भी सुनवाई की थी, आज भी सुनवाई हो रही है। याचिका मांझी और एक और व्यक्ति की है जिसमें यह कहा गया है, मांग की गई है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। 2021 की हिंसा को भी हवाला बनाया गया है। ऐसे में अब किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को आगे बढ़ाएगी और 355 अनुच्छेद जिसका हवाला दिया जा रहा है, जिसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के तौर पे लगाया जा रहा है, ये आर्टिकल 355 पहले तो ये बताइए ये क्या कहता है? भावना, बिल्कुल कल 2 याचिकाएं थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पाया कि हड़बड़ी में तैयार की गई हैं और उसको पुअरली ड्राफ्टेड कोर्ट ने कहा और उन वकीलों को ये कहा कि आप दोबारा आप नई याचिका दाखिल कीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। और आज जो याचिका है उसमें जो सबसे बड़ी बात है जिसका आपने भी जिक्र किया कि आर्टिकल 355 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है, यानी किसी भी ऐसी परिस्थिति में जब इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या बाहरी कोई राज्य के ऊपर कोई किसी तरह का हमला हो तो उसमें केंद्र सरकार को सारी जो वहां की कार्यप्रणाली है, जो सत्ता है, वो अपने टेक ओवर करनी होती है आर्टिकल 355 के तहत। और अगर जो हम बात करें कि राज्य की यानी स्टेट गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंस की वजह से कोई ऐसी स्थिति बनी है तो उसमें 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का आदेश भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर अभी ये फिलहाल मांग की गई है कि 355 के तहत क्या वहां पर स्थिति है, राज्यपाल इसको लेकर के एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपें। कल कोर्ट थोड़ा रिलक्टेंट दिखा इस बात को लेकर के और कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव के अधिकार के दायरे में आता है कि राष्ट्रपति इस तरह की कोई रिपोर्ट राज्यपाल से मांगे। लेकिन कल क्योंकि सुनवाई ही कोर्ट ने इस पर नहीं की, आज क्या रुख रहता है कोर्ट का वो साफ हो जाएगा। जहां तक याचिका की बात करें तो इसमें जो भावना बड़ी बात निकल के आती है वो ये कि आरोप यह है कि चाहे कोई त्योहार हो, चाहे चुनाव हो या कोई ऐसी सामाजिक गतिविधि हो, बंगाल में लगातार 2022 से लेकर के अब तक लगातार हिंसा हो रही है। इसका शिकार हिंदू परिवार हो रहे हैं और खासतौर से महिलाओं को बहुत इससे तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। उसमें संदेश खली का भी जिक्र किया गया है याचिका में और एक पूरी टाइमलाइन दी गई है कि कैसे चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर कोई धार्मिक आयोजन हो, हर बार इन परिवारों को निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की है कि ये
बहुत सारे परिवार असम के लिए पलायन कर गए हैं, असम में रह रहे हैं, तो उनकी क्या वास्तविक स्थिति है? कितने परिवार इस तरह के बंगाल छोड़ करके असम में शिफ्ट हुए हैं? कितने दूसरे लोग अभी रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं? इस तरह की क्या पूरी एक कम से कम कोई आंकड़ा तो उपलब्ध हो राज्य सरकार की तरफ से कि ऐसे पीड़ितों की संख्या कितनी है? इसके अलावा एक कमेटी गठित करने की मांग की गई है जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें और जिसमें 2 हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हों। ये कमेटी इन सारी घटनाओं की 2022 से लेकर के अब तक की जितनी घटनाएं हुई हैं इनकी तह में जाए और एक रिपोर्ट तैयार करे। तो कलकत्ता हाई कोर्ट एक तरफ एसआईटी की जांच जो हो रही है उस पर पहले से ही कार्रवाई चल रही है, उसकी सुनवाई वहां चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई में जिस तरीके से आपने कहा कि एक समिति गठित करने की मांग की जा रही है जिसमें 3 सदस्यीय ये समिति होनी चाहिए जिसके तहत नए तरीके से जांच की शुरुआत होनी चाहिए। ऐसे में विकास एक और पर्सपेक्टिव भी देखा जा रहा है, वो ये देखा जा रहा है कि निशिकांत दुबे का एक बयान आता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का भी एक बयान आता है और सुप्रीम कोर्ट के कल जब जज हैं वो भी कहीं ना कहीं तंज कसते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या इसके साथ साथ कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका के बीच भी कहीं ना कहीं एक क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है? भावना, देखिए बिल्कुल ये जो अभी बयानबाजी चल रही है खासतौर से सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को लेकर के कि क्या वो अपनी सीमा रेखा जो है उससे बाहर जाकर के निर्णय ले रही है, तो इसी के आधार पर कल जस्टिस BR गवई ने एक कमेंट भी किया था कि हम पर इस वक्त आरोप लग रहे हैं और इसी वक्त याचिकाकर्ता चाहते हैं कि हम आर्टिकल 355 के लिए निर्देश जारी करें, हम राष्ट्रपति से कहें कि वो राज्यपाल से रिपोर्ट मांगे। ये विशुद्ध रूप से कार्यपालिका का मामला है। अगर केंद्र सरकार को लगता है कि ये स्थिति वहां पर वाकई है, जिस तरह की याचिकाकर्ता बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, तो राष्ट्रपति खुद राज्यपाल से रिपोर्ट तलब कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इसमें आने की क्या जरूरत है? इस तरह की मंशा यहाँ पर कोर्ट अपनी दिखा रहा है। लेकिन सुनवाई होगी तो वकील जो अपनी नए तथ्य रख सकते हैं कि आखिर वो क्यों पिटीशन में 355 के को लेकर के एक विशेष रूप से उस पर अपना फोकस रख रहे हैं कि इसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो लंबा आंकड़ा लेकर के आए हैं, चाहे वो संदेश खली की घटना हो या चुनाव के समय वायलेंस हो, सब एक उसको उन्होंने टाइमलाइन में दिया है कि आप देखें कि कैसे 2022 से अब तक ये हिंसा का दौर जारी है। लेकिन क्योंकि जैसा हम पहले भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा रिलक्टेंट कल दिखा था, खासतौर से आर्टिकल 355 को इम्प्लीमेंट करने को लेकर के। दूसरा यहाँ पर क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट भी मामले की सुनवाई कर रहा है, वहां पर भी उन्होंने एक रिपोर्ट तलब की थी। राज्य की जो SIT है जो गठित की गई है उससे कहा है कि 15 मई तक वो अपनी जांच प्रगति रिपोर्ट सौंपें। तो इन सारी जो भी यहाँ पर प्रेयर्स रखी गई हैं इस याचिका में, उनमें से कुछ हाईकोर्ट के सामने हैं और कुछ को सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो पूरी तरह एग्जीक्यूटिव डोमेन में है। तो आज किन किन विषयों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार होता है ये देखना होगा। ठीक, तो किन किन मुद्दों पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, क्योंकि बहस सिर्फ मुर्शिदाबाद का सवाल नहीं है, ये सवाल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की बदहाली का है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है और ये याचिका कहीं ना कहीं कई हिंसाओं को जोड़ती हुई नजर आ रही है जिसमें मुर्शिदाबाद एक बेस कहा जा सकता है। फिलहाल विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। नजर रहेगी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर जब आज सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगी। आगे बढ़ते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC की आज एक अहम बैठक होने वाली है। बैठक के पहले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता के साथ बातचीत होगी। इसके बाद जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश SN झा के साथ भी एक सत्र होगा। अगले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष BS चौहान शामिल होंगे। अंतिम सत्र राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के साथ होगा। तो एक देश एक चुनाव पर JPC की आज एक अहम बैठक होने वाली है और लगातार कई बैठकें होनी है, जहां आज की बैठक को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि कई कानून विशेषज्ञों के साथ उनका विचार विमर्श उनके साथ किया जाएगा और कैसे एक राष्ट्र एक चुनाव पर समिति के जो अन्य ये जो सदस्य हैं वो किस तरीके से अपने विचार रखते हैं, इस पर नजर रहेगी। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और उत्तर और पश्चिम भारत में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज मौसम मिला जुला रहेगा। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ और गर्म रहेगा, जबकि
वहां अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बात पूर्वी उत्तर प्रदेश की जाए तो यहां हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे गर्मी से मामूली राहत मिलने के अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में भी लू की स्थिति बनी रहेगी। और गर्मी का सितम दिल्ली को भी सता रहा है और ऐसे में दिल्ली सरकार इस समय एक्शन मोड पर नजर आ रही है, क्योंकि हीट एक्शन प्लान 2025 को सार्वजनिक किया जा चुका है। आइए आपको बताते हैं कि एक्शन प्लान क्या कह रहा है। 1800 आपदा मित्रों को किया जाएगा इसके अंदर शामिल। तो रेखा सरकार की ये तैयारियां हीट एक्शन प्लान को लेकर, जहां 3 से 4 हजार बड़ी जल आरओ इकाइयां होंगी स्थापित दिल्ली में। उसके साथ साथ 5 लाख नागरिकों को 24 घंटे ठंडा पानी उपलब्ध कराने का उद्देश्य इस एक्शन प्लान के तहत किया गया है। बस स्टॉप और चौराहों के पास 3000 जल एटीएम होंगे स्थापित, यानी कि जल एटीएम होने वाले हैं स्थापित। और इसके साथ साथ एसएमएस और सोशल मीडिया के माध्यम से गर्मी की चेतावनी करी जाएगी इस एक्शन प्लान के तहत जारी। तो गर्मी से निपटने के लिए समय दिल्ली सरकार रेडी नजर आ रही है। जीपीएस से जुड़े पानी के टैंकर किए गए हैं शुरू। नए गर्मी प्रतिरोधी ठंडी छतें लगाने की पहल भी की जा रही है शुरू। तो कई नई पहल, कई नई योजनाएं इस हीट से निपटने के लिए रेखा सरकार की तैयार है। सरकार सीएसआर पहल के तहत निजी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है और साथ ही साथ 3000 एटीएम प्रस्तावित किए गए हैं जो ठंडा पानी उपलब्ध कराएंगे इस हीट एक्शन प्लान के तहत। एक्शन प्लान बहुत अहमियत रखता है, दिल्ली के लोगों की जान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आपको जानकारी दी, उसके चलते बहुत बड़ा अगला प्लान रखा गया है। चाहे वो पीने के पानी से लेकर हो, चाहे वो बच्चों की स्कूली टाइमिंग्स को लेकर हो, स्कूल की वेकेशंस को लेकर, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक कंप्लीट प्लान बनाया गया है। और हमें यकीन है कि ये एक हमारा कामयाब प्लान होगा और दिल्ली के लोगों को इससे चलते हम गर्मी से, हीट से ये राहत दिला पाएंगे। और हीट स्ट्रोक इस वक्त का बहुत बड़ा खतरा रहता है, उसके लिए भी हमने इसके बीच में आपको सारी जानकारी दी है, वो भी एक हमने इसको कंसिडर किया है। इन सब चीज़ों से राहत जरूर मिलेगी। जहां दिल्ली का एक्शन प्लान रेडी है, वहीं राजस्थान में गर्मियों के आते ही पानी को लेकर आम जन की चिंता बढ़ने लगी है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस बार बीसलपुर बांध में कुल भराव क्षमता का 65% पानी है, जो बीते साल से 25% ज्यादा पानी है। बीसलपुर बांध जयपुर, अजमेर और टोंक की लाइफलाइन है। ऐसे में इस बार इन जिलों में लोगों को पानी के लिए तरसना नहीं होगा। जयपुर, अजमेर और टोंक की लाइफलाइन बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध में मौजूद कुल भराव क्षमता का 66% पानी। राजस्थान के शहरों में गर्मी के दौरान पानी की कमी की चिंता हुई कम। मॉनसून के अच्छे रहने की मौसम विभाग की भविष्यवाणी। बारिश का आंकड़ा 87 सेंटीमीटर के दीर्घकालिक औसत का 105% रहेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई शहरों की लाइफलाइन बीसलपुर बांध से अच्छी खबर है। बांध में इस समय भराव क्षमता का 66% पानी है। ऐसे में भीषण गर्मी में भी बांध में मौजूद भरपूर पानी से राजस्थान के लाखों लोगों की प्यास बुझती रहेगी। वहीं साल 2024 में अच्छे मानसून बरसात के बाद इस साल के लिए आईएमडी ने मानसून को लेकर 105% बरसात का पूर्वानुमान जारी किया है, जो कि पानी की समस्या से जूझते मध्य प्रदेश के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच वाष्पीकरण जैसी प्राकृतिक समस्या से भले ही बांध का पानी घटता हो, लेकिन 38.5 टीएमसी की क्षमता वाले बांध में वर्तमान में लगभग 25 टीएमसी पानी मौजूद है, जो कि आने वाले 1 साल से ज्यादा समय तक पेयजल के लिए पर्याप्त है। हमने प्री मानसून विजिट आज हमने किया है। अगले 15-20 दिन बाद हम इसके ओली ग्रेसिंग सभी गेट की करवाएंगे हम इसमें। पिछले साल की तुलना में अभी पानी बिल्कुल पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आगे आने वाले जो भी समर सीजन में कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में बीसलपुर बांध पर मानसून खूब मेहरबान रहा और अपने निर्माण काल से अब तक 7वीं बार बीसलपुर बांध पूरी तरह से भरकर छलक उठा। जयपुर, अजमेर और टोंक की लाइफलाइन बीसलपुर बांध में मौजूदा पानी के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो यह बात साफ है कि प्रतिदिन पेयजल के लिए 1000 mld पानी जलदाय विभाग लेता है। उस सूरत में आने वाले 1 से 1.5 साल तक के लिए
बांध में पर्याप्त मात्रा में पेयजल के लिए पानी मौजूद है। वहीं बीसलपुर बांध प्रशासन हर हालत पर नजर बनाए रखने के साथ ही आगामी मानसून की तैयारियों में भी जुट गया है। बीसलपुर में इस वर्ष जो है पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, जो लगभग 65-66% उपलब्ध है। गत वर्ष के मुकाबले बहुत अच्छा क्वांटिटी में उपलब्ध है। रही वाष्पीकरण की बात, तो वाष्पीकरण एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको नहीं रोका जा सकता। वाष्पीकरण तो होगा, लेकिन उस वाष्पीकरण के कारण भी कोई विशेष पानी की हानि नहीं होगी। मौसम विभाग ने इस साल 105% बारिश का अनुमान जताया है। स्थानीय लोग बीसलपुर बांध में पर्याप्त पानी होने की वजह से काफी खुश हैं। बीसलपुर बांध टोंक जिले के लिए, किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। गत वर्ष भी बीसलपुर बांध भरने से क्षेत्र के किसानों को पानी की आपूर्ति हुई और पेयजल के लिए पानी प्राप्त मिला। बीसलपुर से किसानों को पूरी उम्मीद है और पूरे जिले के किसान इस साल खुश है। सरसों, गेहूं, चना सब फसलों में पर्याप्त सिंचाई का पानी मिला है। अच्छी बारिश हुई है किसानों के लिए और बीसलपुर में 66% पानी बचा हुआ है और गेहूं, चना, जो सरसों अच्छी पैदावार हुई है इस बार। और आगे उम्मीद है मानसून अच्छा रहेगा और सबके चेहरे पर खुशी रहेगी। राजस्थान के टोंक जिले के देवली उपखंड में बनास नदी पर बने बीसलपुर बांध को जयपुर, अजमेर और टोंक की लाइफलाइन कहा जाता है। इस बांध से एक अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा आबादी की प्यास बुझती है। बीसलपुर बांध में मौजूद है लगभग 66% पानी, जो कि पिछले साल के मुकाबले 26% ज्यादा है। आने वाले गर्मी के इस मौसम में बांध जो है जयपुर, अजमेर, टोंक सहित तमाम जो जनता इस बांध से जुड़ी है उनकी प्यास बुझाने में कामयाब होगा। रवि टेलर, डीडी न्यूज, टोंक। तो गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी और आग उगलने वाली है, ऐसा मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया। आने वाले दिन में तापमान और बढ़ने वाला है। उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में कई जगह तापमान पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। यानी अप्रैल के महीने में जून जैसी गर्मी का एहसास पहले ही दिखने लग गया। आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर पोप फ्रांसिस के निधन से जुड़ी हुई है। दिल की धड़कन रुकने से पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। वेटिकन की ओर से सार्वजनिक किए गए दस्तावेज में कहा गया है कि आखिरी सांस लेने से पहले पोप कोमा में चले गए थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। भारत सरकार ने देश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। गृह मंत्रालय के अनुसार राजकीय शोक का पहला चरण 2 दिन का है, जो आज और कल लागू रहेगा। तीसरा दिन पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के दिन मनाया जाएगा। इस दौरान पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है। साथ ही इस अवधि में कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए नया सवेरा। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है और वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो, जहां मौजूद है मेरी सहयोगी शहला निगार। शहला, सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात की जाए तो वो कौन सी मुख्य सुर्खियां हैं जिन्हें आज अखबारों में जगह मिली है?
सुप्रभात भावना। अधिकतर समाचार पत्रों ने जिन खबरों को सुर्खियां बनाया है उन पर नजर डाल लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले खबर दिखाते हैं कि ट्रेड डील पर आगे बढ़े जिस प्रकार भारत और यूएस, उसे अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रमुखता से अपने फ्रंट पेज पर छापा है। पहले आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की सोमवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहद अहम मुलाकात हुई है। दोनों शीर्ष नेताओं ने इस बैठक में भारत अमेरिका कारोबारी समझौते पर हुई प्रगति का स्वागत किया है। मोदी और वेंस की मुलाकात में ऊर्जा, रक्षा, सामरिक तकनीक में सहयोग बढ़ाने की दिशा में जारी जो प्रयास है उन पर चर्चा हुई है और द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार प्रगति हो रही है उसकी भी समीक्षा की गई है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मिले। तो ये इस खबर को अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। एक और खबर का रुख करते हैं। स्पेसएक्स मिशन के तहत दूसरी बार उपग्रहों की डॉकिंग करके जिस प्रकार इसरो ने कमाल किया है उसे प्रमुखता दी है। अधिकतर समाचार पत्रों ने इसे प्रकाशित किया है। इसरो ने उपग्रहों की दूसरी बार डॉकिंग की है। एक बड़ा कमाल इसे कह सकते हैं। जहां दुनिया के अधिकतर देश एक बार भी डॉकिंग करने में सफल नहीं हो सके हैं, तो वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेसएक्स मिशन के तहत दूसरी बार डॉकिंग का प्रदर्शन करके इस बात को तो साबित कर दिया है कि तकनीक में भारत को विशेषज्ञता हासिल हो गई है। और ये डॉकिंग तकनीक जो है ये और भी खास इसलिए है क्योंकि ये स्वदेशी रूप से विकसित की गई है और इसे भारतीय डॉकिंग सिस्टम का नाम दिया गया है। तो 16 जनवरी को पहली बार साबित की थी अपनी डॉकिंग क्षमता और दूसरी बार ये उपलब्धि हासिल हुई है। ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश जो है वो भारत बन गया है। एक और खबर जो प्रमुखता से अधिकतर समाचार पत्रों में है वो है राजधानी दिल्ली में हीट एक्शन प्लान जो लागू हुआ है। सतर्कता से लेकर सुविधा तक के इसमें इंतजाम है। तपती गर्मी के बीच लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। रेखा गुप्ता जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उन्होंने हीट एक्शन प्लान लागू कर दिया है और साथ साथ 3 कूल रूफ पायलट परियोजनाओं का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। वैसे हीट एक्शन प्लान देश के 23 राज्यों में बन गए हैं, लेकिन दिल्ली को पहला राज्य कहा जा रहा है जहां इसे क्रियान्वित किया गया है। तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी ये भी आपको बता देते हैं। पूरे शहर में 3000 वाटर कूलर लगाए जाएंगे। 1000 कूलर सड़कों पर, 1000 सरकारी भवनों में और 1000 उन स्थानों पर लगेंगे जहां पर बेघर या फिर राहगीर रहते हैं। फुटपाथ और बस स्टॉप पर कूलिंग शेड्स और ठंडे पानी की व्यवस्था होगी। सरकारी और निजी इमारतों में कूल रूफ और ग्रीन रूफ टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा। 5500 स्कूलों के 14 लाख बच्चों को आपदा प्रबंधन और लू से प्रशिक्षण बचाव का जो है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। झुग्गी बस्तियों और निर्माण स्थलों में विशेष इंतजाम किए जाएंगे। प्रशिक्षक स्टाफ संग सरकारी अस्पताल भी तैयार किए गए हैं और डिजिटल कोल्ड वाटर डिस्पेंसर और कूल रूफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई है। तो तमाम ये सुविधाएं इसमें रहने वाली हैं। एक और खबर है जिस प्रकार से सोने के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सोने के भाव जो 1650 रुपए की छलांग के साथ 1 लाख के करीब पहुंच गए हैं। तो ये जो है बिजनेस पेज पर अधिकतर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। कमजोर डॉलर और अमेरिका चीन व्यापार युद्ध को लेकर अनिश्चितताओं के कारण जो मांग बढ़ी है उससे राष्ट्रीय राजधानी सोमवार में सोने की कीमतों में 1650 रुपए की तेजी आई है और इससे इसका जो भाव है 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर पर पहुंच गया है। और दुनिया भर में शोक की लहर है क्योंकि पोप फ्रांसिस नहीं रहे हैं। 88 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। फेफड़ों में उनके इन्फेक्शन था। तो इस खबर को भी अधिकतर समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है। प्रभु यीशु के घर लौट गए पोप फ्रांसिस। वेटिकन ने इस प्रकार से निधन का ऐलान किया है। तो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया सोमवार को। अपने विनम्र स्वभाव के लिए वो जाने जाते थे और गरीबों के प्रति उनका जो विशेष स्नेह था उसने दुनिया भर में एक उनकी अमिट छाप छोड़ी है। कैथोलिक समुदाय के पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे। तो उनके निधन से देश दुनिया में जो है शोक की लहर है। इसी के साथ अखबारों से आज के लिए इतना ही। भावना। शहलाइन, तमाम अखबारों की मुख्य सुर्खियों को हमारे दर्शकों तक इतने कम समय में पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ जाते हैं और खबरों का रुख कर लेते हैं। नेपाल के दूसरे बड़े शहर पोखरा में चीन के बनाए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की निर्माण प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अनियमितता होने के साक्ष्य मिले हैं। नेपाल की 12 सदस्यीय समिति ने निर्माण में करीब 14 अरब नेपाली रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। इस खुलासे में ये बताया गया है कि हवाई अड्डा निर्माण एक चीनी कंपनी ने चीन से आसान ऋण के साथ किया था। सांसद राजेंद्र लिंगडेन के नेतृत्व में प्रतिनिधि सभा की लोक लेखा
खास समिति ने परियोजना में शामिल कई वरिष्ठ अफसरों के विरुद्ध जांच और कार्रवाई की मांग की गई। पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन के एक्सिम बैंक से लगभग 22 अरब रुपए के ऋण से बनाया गया था और 29 दिसंबर 2022 को चीनी कंपनी ने इसे पूरा किया। हालांकि ये सुविधा आधिकारिक तौर पर जनवरी 2023 में शुरू की गई थी, लेकिन हवाई अड्डे पर कुछ चार्टर्ड उड़ानों को छोड़कर कोई नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं हुई हैं। आइए कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं, लेकिन अंदाज रहेगा फटाफट। अमेरिकी केंद्रीय बैंक के प्रमुख पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी टिप्पणी के बाद अमेरिकी शेयर बाजार और डॉलर में फिर से गिरावट दर्ज की गई है। ट्रंप ने ब्याज दरें कम ना करने पर केंद्रीय बैंक के प्रमुख को पराजित व्यक्ति कहा था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रस्तावित फंडिंग कटौती में अरबों डॉलर को रोकने पर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा उस विवाद का हिस्सा है जो पिछले सप्ताह तब और बढ़ गया जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप प्रशासन की मांगों की सूची को अस्वीकार कर दिया। व्हाइट हाउस ने अभी तक इस मुकदमे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ईस्टर पर 30 घंटे के एक तरफा युद्ध विराम की अवधि समाप्त होने के बाद यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान पूरी ताकत के साथ फिर से शुरू हो गया है। पुतिन ने यह भी कहा कि वह आम नागरिकों पर हमले से बचने के यूक्रेन के प्रस्ताव के संबंध में द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार है। और इन अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात कारोबार जगत की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने फरवरी 2025 के लिए पेरोल डेटा जारी किया है, जिसमें 16.10 लाख सदस्यों की वृद्धि हुई है। साल दर साल विश्लेषण से पता चलता है कि फरवरी 2024 की तुलना में पेरोल वृद्धि में 3.99% की वृद्धि हुई है, जो रोजगार के अवसरों में वृद्धि और कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। ईपीएफओ ने 18 से 25 साल वर्ग में 4.27 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, जो फरवरी 2025 में जोड़े गए कुल नए ग्राहकों का महत्वपूर्ण 57.71% है। तो ईपीएफओ ने फरवरी 2025 में 16.10 लाख सदस्य जोड़े, यानी कि ईपीएफओ की लिस्ट में कई सदस्य इस साल जुड़े हैं और इन कुल नए ग्राहकों का 57.71% हो चुका है। खबरें होंगी अब खेल जगत से। अंदाज रहेगा एक बार फिर से फटाफट। भारत की युवा निशानेबाज सिमरनप्रीत कौर बरार ने पेरू के लीमा में चल रहे आईएसएसएफ विश्व कप में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। सिमरनप्रीत ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में यह पदक हासिल किया। यह उनका पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय पदक है। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। यह मैच लखनऊ में खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेलेगा मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 39 रन से हरा दिया। 199 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर की टीम 159 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने फिडे महिला ग्रॉ प्री शतरंज टूर्नामेंट में 7वें दौर के बाद 5.5 अंक के साथ एकल बढ़त बना लिया। भारत की दिव्या देशमुख 5 अंक हासिल कर झू जिनर के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स और पोल वाल्टर मोंडो डुप्लेंस को प्रतिष्ठित लॉरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे उसेन बोल्ट के बाद ट्रैक एंड फील्ड में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले दूसरे एथलीट बन गए हैं। आज विश्व पृथ्वी दिवस है, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे। पृथ्वी दिवस मनाने का मकसद पर्यावरण संरक्षण की तरफ सभी का ध्यान खींचना और ये कोशिश करना है कि सभी पृथ्वी को खुशहाल बनाए रखने में योगदान दें। यह हर पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और खुशहाल पृथ्वी बनाए रखें। तो पृथ्वी को खुशहाल और स्वस्थ बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। पृथ्वी स्वस्थ रहेगी तो हम खुशहाल रहेंगे। इसी नोट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं नया सवेरा के संग के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। पृथ्वी की रक्षा, उसका संरक्षण करना हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा मौका होता है जब करोड़ों लोग मिलकर पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरण की चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग,
प्रदूषण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक होते हैं। इस दिन को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के तौर पर भी मनाया जाता है। क्या है अर्थ डे 2025 की थीम? हर साल पृथ्वी दिवस मनाने के लिए खास थीम चुनी जाती है। इस साल पृथ्वी दिवस की थीम है हमारा ग्रह हमारी शक्ति, यानी आवर प्लैनेट आवर अर्थ। इस थीम को मनाने का मकसद लोगों, संगठनों और देशों की सरकार को क्षय होने वाले ऊर्जा स्रोतों को दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्रोतों में बदलना और एक टिकाऊ भविष्य की नींव रखने के लिए प्रेरित करना है। पृथ्वी दिवस मनाने का इतिहास। विश्व पृथ्वी दिवस ग्लोबल स्तर पर 192 देशों द्वारा मनाया जाता है। 60-70 के दशक में जंगलों और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को देखते हुए सितंबर 1969 में सिएटल, वॉशिंगटन में एक सम्मेलन में विस्कॉन्सिन के अमेरिकी सीनेटर जेरार्ड नेल्सन ने इसे मनाने की घोषणा की। इसके बाद हर साल करोड़ों लोग पृथ्वी दिवस को मनाते हैं। कैसे दें पृथ्वी दिवस मनाने में योगदान? हमें अपनी धरती के भविष्य के लिए मिलकर काम करना होगा। हर छोटा कदम भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है, जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, सतत परिवहन को बढ़ावा देना, प्रदूषण को नियंत्रित करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, पानी का संरक्षण करना, सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, रिसाइकलिंग और रीयूज को बढ़ावा देना, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना। प्राचीन भारतीय लोकाचार भी हमें सिखाता है कि पृथ्वी को स्वस्थ रखना ये महज एक विकल्प नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व, स्वास्थ्य और आंतरिक शांति के लिए भी बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।